बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैलकुलस एंड मैथमेटिक्स लर्निंग। पिछले लेक्चर पार्ट नंबर 5 में मैंने ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट का मैथमेटिक्स पोर्शन स्टार्ट किया था। पिछले लेक्चर में मैंने पहले 10 एमसीक्यूज ऑफ मैथमेटिक्स पोर्शन सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में मैं 11 से लेके एमसीक्यूज नंबर 20 तक क्या करूँगा, मैथमेटिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज सॉल्व करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं ईटा एमसीक्यूज ऑफ 2014 इंजीनियरिंग टेस्ट मैथमेटिक्स पोर्शन के एमसीक्यूज नंबर 11 ये है कि 15 डिग्री हमें गिवन है, हमें एंगल गिवन है इन डिग्री इन सीजीएस सिस्टम और हमने इसका रिजल्ट निकालना है इन द फॉर्म ऑफ रेडियन। रेडियन एंगल का यूनिट है इन एमकेएस सिस्टम इन सिस्टम इंटरनेशनल दैट वी यूज इन दी सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल और प्रॉब्लम। तो चलिए बढ़ते हैं सोल्यूशन की तरफ। हमने एंगल निकालना है 15 डिग्री। क्या निकालना है? 15 डिग्री। अब ये रिलेशन याद रखें कि सेमी सर्कल के लिए हमारे पास पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन ये बराबर होता है 180 डिग्री का। क्यों? क्योंकि अगर ये मिड पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रा करें ना तो ये 90 एंगल होता है और ये भी 90 एंगल होता है। तो दोनों को अगर सम अप किया जाए तो टोटल एंगल क्या होगा सेमी सर्कल में? 180 डिग्री होगा। सो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब दोनों साइड को हम 180 से डिवाइड करते हैं। सो इसी साइड को 180 से डिवाइड करो और राइट साइड को भी 180 से डिवाइड करो। सही है? इसको इस तरह लिख सकते हैं 180 इंटू 1। सही है? 1 डिग्री। सो यहाँ से 180 के साथ कैंसिल। सो 1 डिग्री किस चीज़ के बराबर आ गया? 5 रेडियन डिवाइडेड बाय 180 के। सही है? अब हमने 15 डिग्री निकालना है तो दोनों साइड पे 15 मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ से आएगा 15 डिग्री, दिस विल बी पाई रेडियन डिवाइडेड बाय 180 मल्टीप्लाई करो 15 यहाँ पे। सही है? अब 15 डिग्री हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? 15 डिग्री विल बी इक्वल टू, यहाँ से 180 को अगर मैं इस तरह लिखूँ, 5 रेडियन है ऊपर मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 180। सो 180 को अगर हम इस तरह लिखे 15 मल्टीप्लाई बाई 12। सो 15 मल्टीप्लाई बाई 12 से क्या आएगा? 15 मल्टीप्लाई बाई 12 से इससे 0 1 3 0 5 1 0 यहाँ से 8 1। तो इसका मतलब 180 डिग्री हमारे पास 15 मल्टीप्लाई 12 से आता है। तो स्प्लिट फॉर्म में मैंने लिख दिया। सही है? अब इस तरह करते हैं कि 15 डिग्री किस चीज़ के बराबर आ जाएगा? ये 15 के साथ कैंसिल। से ऊपर 5 रेडियन रह गया और डिवाइडेड बाई क्या रह गया? 12। तो इसका मतलब ये हुआ कि 15 डिग्री इन टर्म ऑफ रेडियन किस चीज़ के बराबर होता है? 5/12 के। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, 5/12 रेडियन। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आ चुका है। एमसीक्यूज ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो 4 ऑप्शन गिवन है। ये लोग कह रहे हैं कि वो इक्वेशन निकालो जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो। तो पहले ऑप्शन में अगर आप देखें तो हमारे पास है 5x² + 3x = 0। सो 5x² + 3x = 0 ये एक इक्वेशन गिवन है। तो अगर आप यहाँ से x कॉमन करें तो इन साइड बचता है 5x, या फिर x बाहर निकल गया तो 3 रह गया। सो यहाँ से दो सोल्यूशन निकलेंगे। एक तो x = 0 और यहाँ से 5x + 3 है = 0। सो x आएगा -3/5। तो हमारे पास टोटल 2 सोल्यूशन आ गए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होता है जिसके हाईएस्ट पावर 2 हो और उससे 2 सोल्यूशन निकलना पॉसिबल हो। तो 2 सोल्यूशन आ गए, इसका मतलब दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑप्शन बी को अगर आप देखें ये है 3x² - 37 = 0। 37 राइट साइड पे जाएगा। सो यहाँ से x² आएगा 37/3 और फिर अगर स्क्वायर रूट करें बोथ साइड पे तो हमारे पास x आ जाएगा ±√37/3। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से भी 2 सोल्यूशन निकल गए, +√37/3 -√37/3। इसका मतलब दिस भी आल्सो अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट ऑप्शन में अगर आप देखें हमारे पास है x + 3 दिस = 5/x। और दिस x, इसी x को हमने रिमूव करना है तो दोनों साइड पे x मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से अगर x मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या आएगा? x² + 3x आएगा और यहाँ पे x खत्म हो जाएगा, 5 रह गया। तो अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे इस तरह होगा x² + 3x 5 के साइड पे शिफ्ट करो -5 = 0 ये आ गया। अब ये कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म से ax² + bx + c = 0 से। सही, ये कंपेयर हो गया। अब a हमारे पास 1 है, b हमारे पास 3 है और c हमारे पास -5 है। इसको अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप सॉल्व करोगे तो आपको 2 सोल्यूशन मिलेगा। क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पे क्या है? 2 है। तो इसका मतलब आपको 2 सोल्यूशन मिलेगा। तो 2 सोल्यूशन मिलेगा, इसका मतलब ये है कि दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सही है? अब लास्ट ऑप्शन रह गया 3 - 1/x = 5। इसको सिंप्लीफाई करते हैं और रिजल्ट निकालते हैं। 3 को राइट साइड पे शिफ्ट करो, यहाँ पे ये बच जाएगा -1/x। सो 3 यहाँ पे पॉजिटिव जब राइट साइड पे जाएगा ये बनेगा 5 - 3। सही है? तो -1/x विल बी = 5 - 3 से 2 आएगा। अब x को इसी साइड पे शिफ्ट करो, 2 को इसी साइड पे। सो -1
2 को इस साइड पे शिफ्ट करने से ये डिवीजन में चला जाएगा, ये डिवीजन में तो राइट साइड पे जाने से क्या है मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। तो x हमारे पास -1/2 आ गया, एक सोल्यूशन निकल गया। इसका मतलब गिवन जो इक्वेशन है दिस इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल x, और जो सारे ऑप्शन है A B C वो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल x। तो ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, दैट्स व्हाई दिस इज द राइट ऑप्शन, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए 2 सोल्यूशन 2 रूट्स का पॉसिबल होना जरूरी है। यहाँ पे हमारे पास एक रूट निकल गया, इसका मतलब दिस इज अ लीनियर इक्वेशन नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो दिस इज अ राइट ऑप्शन। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 13 ये ट्रायगोनोमेट्रिक सेक्शन से आ चुका है। ये कह रहा है कि दी पीरियड ऑफ द ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट x विल बी ऑप्शन इज 2 पाई - 2 पाई 5 - पाई। याद रखें कि पीरियड क्या होता है। अगर हमारे पास कोई फंक्शन f ऑफ x हो और वो इस डिफिनीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो f ऑफ x प्लस k, अब k इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल एनी पॉजिटिव स्केलर नंबर, तो ये k जो होता है हमारे पास पीरियड ऑफ द गिवन फंक्शन होता है। क्या होता है पीरियड। सो ये के हमारे पास पीरियड होता है के इज द पीरियड ऑफ एनी फंक्शन, सही है, एनी ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो हमारे पास टोटल 6 ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन है और देट ऑल 6 फंक्शन सेटिस्फाई द पीरियड ऑफ द फंक्शन। और पीरियड निकालते किस तरह है, तो याद रखें कि हमारे पास याद रखें कि साइन x और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट, सेम वाइज कास और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट, इन चारों का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। पीरियड का मतलब ये है कि एक स्पेसिफिक इंटरवल एक स्पेसिफिक वैल्यू के बाद वो फंक्शन अपने वैल्यू को रिपीट करता है, यही हमारे पास पीरियड होता है, सही है। फिर 2 फंक्शन रह गए, एक टेंजेंट x है और एक कोटेंजेंट x का रेसिप्रोकल। सो इन दोनों का जो पीरियड होता है वो 5 होता है। अब ये लोग हमसे टेंजेंट x के बारे में पूछ रहे, तो टेंजेंट x का जो पीरियड होता है वो 5 होता है। अब अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेटेड किस्म का फंक्शन दिया जाए, लेट्स सपोज 5 sin 10x/3 + 9, ये कोई फंक्शन है, तो इसका पीरियड क्या होगा, इसका पीरियड क्या होगा। तो याद रखें कि हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म इस तरह होता है f ऑफ x इज इक्वल टू a sin bx प्लस c होता है, सही है, c ये होता है। अब इसका फार्मूला क्या है, जनरल फार्मूला याद रखें कि पीरियड का जो फार्मूला होता है पीरियड दिस इज इक्वल टू द पीरियड ऑफ द फंक्शन पीरियड डिवाइडेड बाई b, सही है, ये फार्मूला होता है। अब पीरियड क्या होता है, ये पीरियड डिपेंड करता है फंक्शन पे। अगर फंक्शन n में से कोई फंक्शन हो, लेट्स सपोज sin कोसेकेंट cos सेकेंट x में से कोई हो, तो फिर पीरियड की जगह 2 पाई पुट करोगे। अगर फंक्शन n दोनों में से कोई टेंजेंट कोटेंजेंट x हो, तो फिर आप यहाँ पे 5 पुट करोगे, सही है। b क्या होता है, b इज एक्चुअली द कोएफिशिएंट ऑफ x, सही है b। तो यहाँ से इसी फंक्शन का अगर आप पीरियड निकाले तो क्या होगा, पीरियड निकालते हैं, सो पीरियड फंक्शन क्या है, साइन है, इसी में से है, तो पीरियड क्या होगा 2 पाई होगा ऊपर, सो 2 पाई पुट करते हैं। अब b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, जनरल फॉर्म में देखो x का कोएफिशिएंट b हमारे पास क्या होता है, b होता है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 10/3 है, सो 10/3 पुट करते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 3 × 2 से 6 पाई आएगा, 3 × 2 से 6 पाई नीचे 10, सो 2 से डिवाइड करो, सो 3 पाई डिवाइडेड बाई 5, तो इसका पीरियड 3 पाई बाई 5 आ गया। अब मैं आपको एक जनरल फंक्शन देता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 10 टाइम ऑफ कोटेंजेंट इंटू x/9 एंड प्लस 3। इसका आप मुझे पीरियड बताओ कमेंट्स में कि इसका पीरियड क्या होगा। तो यहाँ पे एमसीक्यू नंबर 13 में करेक्ट ऑप्शन सी है 5, सो दिस इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, 5 इज द पीरियड ऑफ टेंजेंट x।
अब नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते ये भी ट्राइगोनोमेट्री से आ चुका है। ट्राइगोनोमेट्री पे कंप्लीटली 3 और 4 चैप्टर है एपीएससी पार्ट 1 मैथमेटिक्स में, दैट्स व्हाई इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं ईडा में। सही है, तो बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। ये कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट टू थीटा। सही है, तो फोर ऑप्शन गिवन है। लेट सपोज में ऑप्शन ए को उठाता हूँ। ऑप्शन में ए में हमारे पास है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। सो टेंजेंट थीटा की वैल्यू पुट करते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा होल डिवाइडेड विथ 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विथ cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। सो हमारे पास ये है ये, सो 2 साइन थीटा बाई cos थीटा अपनी जगह पे होल डिवाइडेड विथ, यहाँ 1 की जगह हम इस तरह लिख सकते हैं ना cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। क्यों? क्योंकि इससे अगेन क्या आएगा, कैंसिल होकर 1 आएगा। अभी मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे cos स्क्वायर है, तो इसलिए एलसीएम को सेम करने के लिए मैंने किया। ये आसान तरीका है एलसीएम का। सो cos स्क्वायर थीटा, यहाँ पे cos माइनस साइन। सही है, सो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सही, ये आ गया। अब ये चूंकि फोर्थ डिवीजन में है तो ये ऊपर जाएगा, या हम इस तरह कर सकते हैं। ये हमारे पास आ गया। आसान तरीका ये है कि 2 साइन थीटा लिखो डिवाइडेड बाय cos ऑफ थीटा लिखो। अब यहाँ से हमने इस होल को ख़त्म करना है, तो इस तरह करेंगे। इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है ना, अब डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा ये है। अब इस तरह करते हैं कि इसका रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हुए डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर में, और डिवीजन में हम क्या करते हैं, डिवाइड भी करते हैं। cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड विद cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इसलिए क्या कि कहीं से इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये दोनों दोबारा कैंसिल होगा। सही है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के साथ कैंसिल, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया। अब हमारे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद रखें ये cos 2 थीटा के बराबर होता है। किस चीज़ के, cos 2 थीटा के। अब यहाँ से ये cos थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा, ये सो एक कैंसिल हो गया। सो 2 साइन थीटा रह जाएगा, 2 साइन ऑफ थीटा। ये cos थीटा यहाँ पे 2 cos थीटा यहाँ पे 1 है, तो ये एक रह जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा रह गया। सही है, तो ये इसके साथ कैंसिल, जस्ट cos थीटा और 2 साइन थीटा रह गया। और नीचे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये डिवीजन में, तो इससे क्या आएगा, cos ऑफ 2 थीटा आता है। याद रखें cos 2 थीटा, क्योंकि cos 2 थीटा को और आप एक्सपेंड करेंगे तो ये आएगा। सही है, अब 2 साइन थीटा cos थीटा ये बराबर होता है साइन 2 थीटा के, और डिवीजन में cos 2 थीटा है। इसको डिवाइड करो तो क्या आएगा, साइन बाई cos से टेंजेंट आता है, टेंजेंट 2 थीटा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसी फार्मूले को एक्सपेंड करेंगे तो टेंजेंट 2 थीटा आएगा। तो इसका मतलब टेंजेंट 2 थीटा बराबर होता है 2 टेंजेंट थीटा ओवर 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। बाकी सारे ऑप्शन अगर आप चेक करें तो ये आपको सेम रिजल्ट नहीं देगा, बाकी ऑप्शन गलत होंगे। इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन ए। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जाने बढ़ते ही लाइंस के चैप्टर से आ चुका है, चैप्टर नंबर 6 एपीएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन के बाद जो चैप्टर है प्लेन्स वाले से आ चुका है। ये कहता है कि जो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4-3 फ्रॉम द लाइन 2x - 5y + 3 = 0। सोल्यूशन की तरफ मैं बढ़ता हूँ। पहले मैं आपको जनरल बताता हूँ कि हमारे पास अगर लाइन का जनरल फॉर्म हो ax + by + c = 0, सही हो। अगर ये पास हो रहा हो किसी पॉइंट एक्स वाई से, तो इसका जो जनरल फार्मूला होता है फॉर द डिस्टेंस d। अभी एब्सोल्यूट इसलिए लिख दिया कि बाज़ औक़ात रिजल्ट नेगेटिव आता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट लेते हैं। सो एब्सोल्यूट d विल बी, ये बराबर होता है ax1 + by1 + c। सही है, एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर + b स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। सही है, फॉर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। सही, ये फार्मूला होता है फाइंडिंग द डिस्टेंस। ये अगर ये लाइन पास हो रहा हो किससे, पॉइंट एक्स वाई से। अब हमारे पास लाइन का इक्वेशन क्या है, 2x - 5y + 3 गिवन है, 2x - 5y + 3 दिस = 0। सही है, अब यहाँ पे ax + by + c जनरल फॉर्म है लाइन का, तो x का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 2 है, मतलब a हमारे पास 2 है। फिर y का कोएफिशिएंट -5, यहाँ पे b है, तो मतलब b इज -5। फिर कांस्टेंट यहाँ पे c है, यहाँ पर 3 है, तो मतलब c = 3 है। ये आ गया। अब बस जस्ट पुटिंग करना है। सही है, तो लाइन में पुटिंग करते हैं। सो डिस्टेंस d एब्सोल्यूट विल बी एब्सोल्यूट ऑफ a क्या है, a मैंने बताया है, फिर 2 है। x1 हमारे पास गिवन पॉइंट है, ये x1 है 4, सो 4 पुट करते हैं,
फिर फार्मूले का प्लस b क्या है, b इज़ -5, y1 क्या है, y1 इज़ -3, सही है, लाइन पॉइंट में गिवन है, और प्लस c हमारे पास 3 है, डिवाइडेड बाय दी स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो a2 है, सो 2 स्क्वायर देन प्लस b स्क्वायर, b -5 है, सो -5 स्क्वायर। अब सिंप्लीफिकेशन करते यहाँ से 8 आएगा एब्सोल्यूट, यहाँ से 15 आएगा, यहाँ से 3 एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय यहाँ से 4, यहाँ से 25। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करो सो डिस्टेंस आ जाएगा 8 + 5, या इस तरह करो 8 + 3 से क्या 11, 11 + 15 से 26 आएगा, 26 और डिवाइडेड बाय यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 25 से 29 आता है, स्क्वायर रूट 29। सो ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन, सही है, 26/√29। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी है। बाज़ औक़ात ईटा में इस तरह का एमसीक्यू आता है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ एनी लाइन फ्राम द ऑरिजिन। सो ऑरिजिन के लिए अगर कंडीशन दिया जाए तो फिर वो सिंपल है, सिंपल इसलिए है क्योंकि कई फार्मूले में अगर ऑरिजिन से पास हो तो ऑरिजिन पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। सो फार्मूला कुछ इस तरह हो जाएगा, सी एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये फार्मूला फिर आप यूज़ करो, सो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा बजाय इसके की फार्मूला, और रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। लेकिन अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा ईटा में, क्योंकि ईटा टाइम नहीं होता, तो मतलब ये 0 हो जाएगा ऑरिजिन की वजह से। सो सी एब्सोल्यूट डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये फार्मूला फिर आप यूज़ करो। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन डी। अभी नेक्स्ट एमसीक्यूज की जानिब बढ़ते हैं। एमसीक्यूज ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैज क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ सेट्स के वन है। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है? व्हेन वी परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन ऑन अ सेट, किसी सेट पर अगर हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशन अप्लाई करें, परफॉर्म करें, ऑपरेशन से मुराद ये कि अगर हम इस पर कोई मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, उससे जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा अगर वो गिवन सेट में बिलोंग करेगा तो वो हमारे पास क्या होगा, दैट विल सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर बिलोंग नहीं करेगा एक भी एलिमेंट, सो दैट देन विल बी नॉट बी विल बी क्लोज अंडर द क्लोजर प्रॉपर्टीज। आइए अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह। हमारे पास ऑप्शन ए में -1 है, तो -1 का अगर हम -1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 आता है। सो आया है ये 1 इसमें बिलोंग करता है, दिस डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, लेट्स सपोज ए। ये तो मल्टीप्लिकेशन किया, ऑपरेशन से मुराद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब डिवीजन करते हैं -1 को अगर -1 से डिवाइड किया जाए, ये भी 1 देता है, इट इज़ नॉट बिलोंग्स टू गिवन सेट। अब अगर मैं एडिशन भी करूं तो एडिशन से भी मेरे पास -2 आता है, दिस डज नॉट बिलोंग टू गिवन सेट। मल्टीप्लिकेशन करो, इससे क्या आएगा, दिस विल गिव अस 0 डज नॉट बिलोंग टू गिवन सेट ए। इसका मतलब इसमें कोई भी एलिमेंट हमारे पास गिवन सेट में बिलोंग नहीं करता, इसका मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन को भी नहीं करता। अब दूसरे की जानिब बढ़ते, मैं इसके लिए एक आसान सा तरीका बताता हूँ। आप टेबल बनाए, टेबल में जो एलिमेंट है यहाँ पे लिखे, -1 भी है, 0 भी है। अब मल्टीप्लिकेशन के साथ करना तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा दो, सेम एलिमेंट -1 0 यहाँ पे भी लिखो, सही है। अब तरीका ये है कि इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करो, सो -1 × -1 से 1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो 0, फिर इसको इसके साथ 0, तो हमारे पास ये एलिमेंट आ गए जो कि आउटपुट है। इससे इसके अलावा और एलिमेंट नहीं आ सकते, सही है। तो देखो ये 0 हमारे पास गिवन सेट में लाई करता है, ठीक है। ये 1 लाई करता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे -1 है, 1 तो नहीं है, इसका मतलब दिस डज नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट ऑप्शन। थर्ड की तरफ बढ़ते, हमारे पास 0 गिवन है, 2 गिवन है, 0 2 यहाँ पे भी लिखो, 0 2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन, 0 × 0 0, 0 × 2 0, 2 × 0 0, 2 × 2 से 4। तो अब ये आउटपुट आ गए। आउटपुट में देखो ये 0 0 गिवन सेट में लाई करता है, लेकिन ये 4 तो लाई नहीं करता है, फिर 2 है, दिस इज आल्सो नॉट सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते, हमारे पास 3 एलिमेंट गिवन है सेट में, -1 0 एंड +1। सेम -1 0 +1 यहाँ पे लिखो, मल्टीप्लिकेशन साइन लगा दो। अब -1 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई करो, यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से -1, सही है। -1 × -1 से 1, यहाँ से 0, -1 × 1 से -1। अब 0 को मल्टीप्लाई करो सारों के साथ तो 0 आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करो सो -1, 1 को मल्टीप्लाई करो 0, 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 आएगा। अब ये आउटपुट आ गए। अब इसी आउटपुट में 1 0 -1 लाई करता है, बिल्कुल लाई करता है, 0 भी लाई करता है, -1 0 1 भी लाई करता है। इसका मतलब फ्रॉम द टेबल वी कंक्लूड दैट all elements
belongs to the given set A, so it satisfies the closure property with respect to multiplication. So यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा that will be ऑप्शन नंबर D. अब नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं. MCQs नंबर 17. ये कहता है कि the sum of the squares of a two number is 65. सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ. यहाँ पे दो कंडीशन गिवन है. पहले कंडीशन के मुताबिक लेट सपोज मैं टू नंबर सपोज करता हूँ. लेट द टू नंबर्स आर x एंड y. सही है, मुझे पता नहीं है कौन कौन से है. कि द सम ऑफ द स्क्वायर, पहले सम करो इन दोनों को, दो नंबर को. फिर कहते हैं कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अ टू नंबर, दोनों नंबर पर स्क्वायर भी लो, दो नंबर पे स्क्वायर लो और फिर इसको सम करो. सम ऑफ द टू नंबर ऑफ, ये सम ऑफ द स्क्वायर, सम का मतलब ऐड करो और स्क्वायर की बात भी हो रही है. ऑफ द टू नंबर इज का मतलब इज इक्वल टू 65. ये कंडीशन आ गया. दूसरे कंडीशन के मुताबिक सम ऑफ द नंबर इज 11. सो सम ऑफ द नंबर मतलब एडिशन ऑफ द टू नंबर इज 11. ये दूसरा कंडीशन. सो ये लोग कहते हैं द नंबर्स आर एक्स और वाई नंबर क्या होंगे. याद रखें ये हमारे पास सिमल्टेनियस इक्वेशंस, दो सिमल्टेनियस इक्वेशन आ गई. अगर आप इन दोनों सिमल्टेनियस इक्वेशन को अगर आप मैन्युअली सॉल्व करोगे तो ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, बहुत टाइम लेगा. तो आसान तरीका ये है कि हर एक ऑप्शन को उठाते हैं. पहले ऑप्शन में 2 9 है. सो ये कंडीशन अप्लाई करो, 2 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर आया. इन दोनों को अगर सम किया जाए और स्क्वायर किया जाए तो इससे क्या आता है 81 प्लस 4 से क्या आता है 85. सो पहले कंडीशन में उन्होंने कहा कि सम ऑफ द स्क्वायर से 65 आएगा. 85 नहीं, दिस इज इनकरेक्ट. ऑप्शन बी को उठाओ, सम ऑफ द स्क्वायर करो. सो 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर. सो यहाँ से 49, यहाँ से 16 पे 65 आता है. पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया. दूसरे के मुताबिक सम ऑफ द नंबर 11. सो सम करो 4 प्लस 7 को 11 आता है. दिस विल बी आल्सो सेटिस्फाइड. सो बोथ कंडीशन आर सेटिस्फाइड. इसका मतलब यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. ये तरीका बहुत आसान है. अगर आप इन दोनों को करें सो 8 स्क्वायर से 64 प्लस 3 स्क्वायर से 9. सो क्या आएगा 4 6, यहाँ पे 3 73 आएगा. 65 नहीं, इनकरेक्ट. इसको करो. पहला कंडीशन गलत हो गया तो दूसरे में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है. सो 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर. सो 36 प्लस 25, 46 36 प्लस 25. सो यहाँ से 46 56 और 5 61 आता है. 65 नहीं, दिस इज आल्सो इनकरेक्ट. सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी. अब नेक्स्ट MCQs की जाने बढ़ते हैं. MCQs ये के 18 नंबर. द रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी ऑफ द इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स इज दैट फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू रियल. रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी वो होता है कि अगर हमारे पास एक स्केलर पॉजिटिव नंबर हो, अल्फा या कोई भी आप ले सकते हैं, एक्स भी ले सकते हैं, वाई भी ले सकते हैं. लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने अल्फा कह दिया है तो इसलिए मैंने अल्फा बोला. तो अल्फा भी आप ले सकते हैं. अगर कोई आपके पास पॉजिटिव स्केलर नंबर हो एक्स और अल्फा और वो बराबर हो एट सेल्फ के, एनी नंबर एक्स सच दैट इट इज इक्वल टू एट सेल्फ, सो दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. सो यहाँ पे उन्होंने कहा कि अल्फा बिलोंग्स टू एनी पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर. सो इसी वजह से ये अल्फा विल बी इक्वल टू अल्फा. ये क्या होता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी. सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अगर आपके पास एक्स कोई भी नंबर हो, वो that number will be equal to itself, so that condition will be for the reflexive property. So यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए होगा. नेक्स्ट MCQ नंबर 19 ये कहता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज रेक्टेंगुलर, सिमेट्रिक, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर. तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, सोल्यूशन की तरफ बढ़ता हूँ, जनरल एक्सप्लेनेशन करता हूँ. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स in which the diagonal entries are equal to 1 and the non-diagonal entries are equal to 0. और याद रखिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स will always be a square matrix. सही है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइडेंटिटी का हम बात कर सकते हैं. सही है. डायगोनल की बात हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में करते हैं. सही है. तो मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम बराबर होते हैं. तो लेट्स सपोज मैं 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स की बात करता हूँ. सो 2x2 हमारे पास लेट्स सपोज A इज 1 0 0 1. सो डायगोनल एंट्रीज पे 1, नॉन डायगोनल पे 0. ये हमारे पास होता है, दिस इज दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स. और स्क्वायर भी है क्योंकि रोज और कॉलम बराबर है. तो ये हमारे पास लेट्स सपोज 2x2 हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. ये लोग कहते हैं ऑप्शन ए में कि इट विल ऑलवेज बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. तो रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स. नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब ये है जिसमें रोज और कॉलम बराबर नहीं हो. तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में कभी भी रोज और कॉलम बराबर नहीं होते. तो जब रो और कॉलम बराबर नहीं है, कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे हो सकता है. इसका मतलब दिस विल बी इनकरेक्ट ऑप्शन. ऑप्शन बी में है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनीशन ये है कि ए ट्रांसपोज बराबर होता है ए का. तो अब इसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए
तो क्या होगा, ए मैट्रिक्स हमारे पास 1 0 0 1 है, सही है। अब इस तरह करते हैं कि ए को हम इस तरह करते हैं 1 0 ट्रांसपोर्ट्स में रोज कॉलम में कन्वर्ट होते हैं, तो 1 0 कॉलम में चला जाएगा, ये 0 1 भी कॉलम में चला जाएगा, ये आ गया। तो ये 1 0 0 1 तो ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया, मतलब ये ट्रांसपोर्ट्स आ गया ना। सो ए ट्रांसपोर्ट्स हमारे पास ये आ गया ना, दिस इज इक्वल टू ए ट्रांसपोर्ट्स क्या आ गया 1 0 0 1 और ए भी 1 0 0 1 है, तो दोनों सेम आ गई। इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास सिमेट्रिक होगा। लेट्स सपोज अभी 3x3 के लिए चेक करते हैं कि आई उसके लिए भी डिफाइन है या नहीं। तो हमने E1 के लिए चेक किया, 3x3 के लिए डायगोनल पे 1 1 करो, नॉन डायगोनल पे 0 0, सही है। डायगोनल पे 0, नॉन डायगोनल पे 0 0। इसका ट्रांसपोज लो तो ये कॉलम में चला जाएगा, इस तरह आ गया, तो इससे ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया ट्रांसपोज है। इसका मतलब दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये तो ट्रू है। अब सिंगुलर तो नहीं हो सकता, सिंगुलर का मतलब यह है कि जिससे डिटर्मिनेंट मतलब 0 आ रहा है, तो 1 × 1 से 1 माइनस फार्मूले का 0 × 0 से 0, तो डिटर्मिनेंट तो 1 के बराबर आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। और नॉन सिंगुलर भी आप इसको कह सकते हैं, इसका मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट आता है वो 1 आता है, नॉट इक्वल टू 0। सो वो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आता है वो हमारे पास नॉन सिंगुलर होता है। यहाँ पे मतलब 0 के अलावा 1 आ गया, सो दिस इज नॉन सिंगुलर, इस ये भी कह सकते हैं। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है ऑलवेज की वजह से, तो ऑलवेज की वजह से जो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन है दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सही है। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। अब आज के लेक्चर के लास्ट एमसीक्यूज नंबर 20 की जाने बढ़ते हैं। एमसीक्यूज नंबर 20 ये है कि इफ सेट ए हैज 3 एंड सेट बी हैज 2 एलिमेंट देन हाउ मेनी ऑर्डर पेयर विल बी पॉसिबल फॉर बी क्लास ए। अब ऑर्डर रिवर्स है सॉल्यूशन में जो रिक्वायर्ड है, उसमें बी क्लास ए है, बी क्लास ए। इसका मतलब जो पहला एलिमेंट होता है दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन और द फंक्शन, और सेकंड को हम क्या कहते हैं, दिस कॉल्ड रेंज, सही है। अब डोमेन में क्या है, बी में कितने एलिमेंट हैं, 2 है, मल्टीप्लाई बाई ए में कितने हैं, ए में 3 है। तो डायरेक्टली एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए, ऑर्डर पेयर फाइंड करने के लिए याद रखें, फॉर फाइंडिंग द ऑर्डर पेयर इन अ रिलेशन और फॉर फाइंडिंग द एलिमेंट्स इन अ रिलेशन बी क्रॉस ए और ए क्रॉस बी, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है m क्रॉस n। m क्या होता है, n क्या होता है, दीज आर द एलिमेंट। पहले में कितने हैं m, 3 है, दूसरे में 2 है, तो ज़रब करो 3 × 2 और 2 × 2 से 3 × 2 और 2 × 3 से रिजल्ट सेम आएगा, क्योंकि ये क्या है, दे फॉलो द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, सही है। तो ये आ गया। सो 2 × 3 से 6 आएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाउ मेनी ऑर्डर पेयर आर, इसका मतलब ये हुआ कि बी क्लास ए में जो ऑर्डर पेयर होगा वो कितने होंगे, 6 होंगे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ये तो डायरेक्ट तरीका है जिसके साथ आपका टाइम वेस्ट नहीं होता। अगर आप मेन वरी करें तो किस तरह करेंगे, बी में लेट सपोज मैं 2 एलिमेंट सपोज करता हूँ 1 2 मल्टीप्लाई ए में कितने हैं, 3 है, लेट सपोज 4 5 6 है। तो इसके रिलेशन ऑर्डर पेयर किस तरह फाइंड करते हैं, ऑर्डर पेयर इस तरह के फॉर्म में होते हैं, एक्स और वाई, तो एक्स वाई के फॉर्म में डोमेन और रेंज। सो 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितने रिलेशन आ सकते हैं, 3, सही है। प्लस 2 को मल्टीप्लाई करो, एक के साथ 3 रिलेशन आ सकते हैं, सो पॉसिबल कितने हो गए, 6। इसका मतलब यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। सो इसके साथ ये लेक्चर खत्म करना चाहता हूँ।